नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने बैलेंस शीट तुलन पत्र के बारे में अभी तक पढ़ लिया है कि तुलन पत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। भाग एक होता है वो होता है समता एवं दायित्व, जिसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहते हैं, और भाग दो होता है परिसंपत्तियां, जिसे एसेट्स कहते हैं। ठीक है। भाग एक समता एवं दायित्व, उसको चार भागों में हम बांटते हैं, जिसमें एक नंबर शेयर होल्डर फंड, दो नंबर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, और जो एसेट्स होते हैं उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स होते हैं। तो इनके बारे में हमने पीछे की कक्षाओं में पढ़ लिया है, तो आप वो क्लास ज़रूर अटेंड करें ताकि जो आज पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, बैलेंस शीट के जो प्रत्येक मद है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, तो आज हम बैलेंस शीट का प्रारूप बनाना सीखेंगे कि जो मदें हमने पढ़ी हैं उनका बैलेंस शीट के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित उनको किया जाता है। तो आज हम बैलेंस शीट का पूरा प्रारूप पढ़ेंगे। देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने बैलेंस शीट का प्रारूप दिया गया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। देखिए, जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो तारीख ऊपर लग जानी है। उसके बाद में ये पर्टिकुलर का अमाउंट हो गया, जिसमें सभी प्रकार के विवरण लिखेंगे। उसके बाद में नोट नंबर आएगा, और नोट नंबर के बाद में अमाउंट का कॉलम आएगा, जिसमें हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है। तो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट को हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग कौन सा है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरा भाग एसेट्स। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सेकंड एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हमने कितने भागों में बांटा था? पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, तीन करंट लायबिलिटीज, और चार करंट लायबिलिटीज, और तीन नंबर था नॉन करंट लायबिलिटीज। एसेट्स को हम देखते हैं, तो पहला नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जोड़ लग गई और यहाँ पर एसेट्स की जोड़ लगी, और दोनों की जोड़ क्या आएगी? बराबर आएगी। तो इनमें जो विभिन्न भाग है उनमें कौन कौन से मदों का प्रदर्शन किया जाना है, कौन कौन सी मदें आनी है, तो इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। तो अगर आपने ध्यान से वहाँ पे पढ़ा है तो आपको कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप बैलेंस शीट को बनाना सीख लेंगे। तो चलिए, इसको बैलेंस शीट में जो दी गई मदें हैं उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, बैलेंस शीट के लिए हमने देखा कि बैलेंस शीट की सबसे पहले हेडिंग लगा दी हमने, उसके बाद में ये पर्टिकुलर कॉलम बना दिया, ये नोट नंबर का कॉलम बना दिया, और फिर ये अमाउंट का कॉलम बना दिया। बनाने के बाद में हम सबसे पहले नंबर फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नंबर एक आ गया शेयर होल्डर फंड, अंशधारियों के कोष या अंशधारक निधि। देखिए, इसमें क्या क्या दिखाएंगे? इसमें दिखाएंगे हम नंबर एक शेयर कैपिटल, नंबर दो रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर तीन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है, आपने अच्छे से समझा भी है कि इनमें कौन कौन सी मदें हम दिखाते हैं। ठीक है। नंबर दो पे क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कंपनी ने अंश जारी कर रखे हैं और उनकी आवेदन राशि प्राप्त हो गई है, लेकिन चिट्ठा बनाने की तिथि तक अंशों का आवंटन नहीं किया गया है, तो वो एप्लीकेशन की राशि है वो इस शीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाती है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। ठीक है। उसके बाद में आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, जो गैर चालू दायित्व है उनको हम दिखाते हैं। तो गैर चालू दायित्व के अंतर्गत क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आते हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, वो सारे आ जाएंगे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अगर किसी प्रकार की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज है तो उसको दिखा देंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यदि अन्य किसी प्रकार की जो दीर्घकालीन देता है तो उसको दिखा देंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यदि कोई दीर्घकालीन प्रोविजन है, जैसे प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड यदि कोई है, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में करते हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या होते हैं? चालू दायित्व दिखाएंगे सारे, जो दायित्व कितने 12 महीने की अवधि के अंतर्गत चुकाए जाने हैं, वो सारे चालू दायित्व होते हैं। और चालू दायित्व को जब दिखाएंगे तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी ऐसा कोई दायित्व या लोन है जो 12 महीने की अवधि में चुकाया जाना है, तो वो सारे किस में आएंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के अंतर्गत क्रेडिटर और बीपी को दिखाएंगे। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, यदि अन्य कोई भी चालू देता है तो उसको इसमें दिखा देंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत जो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत हम दिखा देंगे। ठीक है। तो फिर इसकी लगाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज की जोड़।
ठीक है, और जोड़ लगा के यहाँ टोटल लिख देंगे और ये हो गया एक भाग पूरा। अब जो सेकंड भाग है बैलेंस शीट का वो है एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स देखें। नॉन करंट एसेट्स क्या हो गया, गैर चालू संपत्तियां, यानी ऐसी संपत्तियां जो चालू संपत्तियां नहीं, वो सारी गैर चालू संपत्तियां हैं। जो दीर्घकालीन है, जो स्थायी संपत्तियां, वो इसमें अंतर्गत आती है, जिनका अवधि क्या होती है, लंबी होती है। तो इसमें देखिए नंबर एक है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में देखिए टेंजिबल एसेट्स यानी मूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्तियां, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी ऐसी मूर्त संपत्ति जो निर्माणाधीन है, जो इसका कार्य बीच में है, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाते हैं। जैसे कोई भवन निर्माण का कार्य वो बीच में है, या कोई संयंत्र एवं प्लांट का कोई काम है वो बीच में है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाएंगे। और टेंजिबल एसेट्स में क्या दिखाएंगे, सभी जो मूर्त संपत्तियां जैसे भवन है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, मोटर व्हीकल है, वो सारे टेंजिबल एसेट्स है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये सारे इंटेंजिबल अमूर्त अदृश्य संपत्ति में दिखाएंगे। उसके बाद में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी ऐसे विनियोग जो लंबी अवधि के लिए किए गए हैं या जिनको पुनः बेचने के लिए नहीं खरीदा गया है, तो उनको उनके नाम के हिसाब से इस शीर्षक के अंतर्गत नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत दिखा देंगे। उसके बाद में डेफर्ड टैक्स एसेट्स, यदि किसी प्रकार का स्थगित कर संपत्तियां हैं तो उसको भी दिखा देंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, यदि किसी प्रकार के दीर्घकालीन जो लोन है, जो एडवांस है, जो संपत्ति के रूप में हमने कहीं विनियोग कर रखे हैं, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे। इसके अलावा अदर नॉन करंट एसेट्स यदि हमारे पास कोई है तो उसको भी हम किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे, नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत दिखाएंगे। तो ये सारे नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आने वाले मदे हो गए जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है। उसके बाद में बात करते हैं तो जो भाग दो आता है नॉन एसेट्स का, वो आता है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियाँ। देखिए चालू संपत्ति में सबसे पहले आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, चालू विनियोग, यानी ऐसे विनियोग जो 12 माह की अवधि में ही नकद में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, चालू विनियोग कहलाएंगे। ये छोटे कम अवधि के विनियोग होते हैं, वो चालू विनियोग हो गए। उसके बाद में इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया स्टॉक, स्कंद। तो इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी मदे पढ़ी थी कि रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश्ड गुड्स है, लूज टूल्स है, ये सारी मदे, या स्टॉक इन ट्रेड है, स्पेयर पार्ट्स है, वो सारी इसमें किस में आएगी, इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आएगी, स्टॉक के अंतर्गत आएगी। उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत डेटर्स और बीआर है, वो दोनों ट्रेड रिसीवेबल व्यापारिक प्राप्य के अंतर्गत आते रहे हैं। उसके बाद में बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नगद एवं नगद समतुल्य, तो इसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो वो सारे इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे भी प्रश्न में परिस्थिति दी गई है उसके हिसाब से हम मदों को प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, किसी प्रकार का अल्पकालीन अगर हमने कहीं एडवांस दे रखा है या कोई लोन है तो उसको भी जब प्राप्त करेंगे तो वो किसके अंतर्गत है, वो शॉर्ट टर्म एसेट्स के अंतर्गत आएगा, जो 12 महीने की अवधि में नगद में प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अदर करंट एसेट्स की हम बात करते हैं तो अदर करंट एसेट्स में भी क्या होते हैं, जो अल्पकालीन अन्य संपत्तियां हैं या अन्य जो चालू संपत्तियां हैं उसको दिखाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, एडवांस इनकम टैक्स आ जाता है, और एक्यूरेट इंटरेस्ट आ जाता है कि हमने कहीं निवेश कर रखा है या ऋण दे रखा है तो उस पर जो ब्याज अर्जित हो गया है तो वो एक्यूरेट इंटरेस्ट हो गया, या हमने सप्लायर्स को किसी प्रकार का एडवांस दे रखा है तो वो भी किस में आएगा, अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब तक जो भी पढ़ा है तुलन पत्र बैलेंस शीट के बारे में, वो सारी मदे ही हमें क्या करनी है, बैलेंस शीट के प्रारूप के अंतर्गत दर्शानी है। तो 1 बाई हमने उनको विस्तृत रूप से पढ़ा है। अब आज इस क्लास में हमने इसका प्रारूप बनाकर देखा है कि बैलेंस शीट का प्रारूप है वो किस प्रकार से बनता है। तो बैलेंस शीट का प्रारूप हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, बैलेंस शीट की हेडिंग बनाएंगे, इसका प्रारूप बनाएंगे, फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत सभी जो भाग है वो दिखाएंगे, जो प्रश्न में दिए गए उस हिसाब से, जो प्रश्न में सूचनाएं दे रखी है, जो मदें दे रखी है, जो आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से बनाएंगे। और भाग 2 के अंतर्गत एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स के अंतर्गत जो विभिन्न मदे, जो आंकड़े दिए गए हैं उनको प्रदर्शित करते हुए बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।